हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक ब्रिलियंट मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। मर्डर के लेसन देके क्या किसी को मर्डरर बनाया जा सकता है? किसी का ब्रेन वॉश करके उसे किलर बनाया जा सकता है? इसी दिमागी खेल पे ये मूवी बनी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मसाया एक लॉ कॉलेज का स्टूडेंट है। उसकी दादी का अभी अभी देहांत हुआ है। अंतिम संस्कार के बाद घर में मेमोरियल सेरेमनी चल रहा है। सब अपनी ही मस्ती में है तो कुछ बूढ़े मसाया को अपने साथ वाइन पीने बिठाते हैं, जो उसके डैडी फुजिनो को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अपनी माँ की मौत का बहुत दुख हुआ है। इस बात पे वह रात को अपनी नाराजगी मसाया के सामने जाहिर करते हैं। रात को मसाया जब अपने बेडरूम में आता है तो उसे टेबल पे एक लेटर पड़ा दिखाई देता है। किसी यामाटो ने उसे वो लेटर लिखा होता है। लेटर में उसने लिखा होता है, जब मसाया स्कूल में था तब वह हर दिन यामाटो की बेकरी में आया करता था, जिससे उनमें एक रिश्ता बन गया था। अब यामाटो जेल में है और वो मसाया से मिलना चाहता है। यामाटो ने लेटर में अपनी स्टोरी लिखी होती है। वो टोचिगी शहर के आउटस्कर्ट्स में एक छोटे से घर में रहता था। हर दिन अपनी बेकरी में आता था। उसके बेकरी में आने वाले स्टूडेंट पे उसकी खास नजर होती थी, खास करके जो स्टूडेंट पढ़ाकू है उन पर। वो उनमें से सिलेक्टेड स्टूडेंट को किडनैप करता था, फिर उन्हें घर के पास बने स्मोक हाउस लाता था। उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करता था। टॉर्चरिंग से हार के जब वो मर जाते थे तो वो उनकी बॉडी को भट्टी में जलाता था, फिर उनकी राख और अस्थियों को अपनी गार्डन में दफन करता था और उस पर एक झाड़ लगा देता था। आसपास रहने वाले लोगों को शक भी नहीं था कि उनके पड़ोस में एक सीरियल किलर रहता है। 7 साल यामाटो इसी तरह स्टूडेंट को मारता रहा। आखिर में एक लड़की उससे बच के भागी, जिसकी वजह से यामाटो पकड़ा गया। उस पर 24 मर्डर का इल्जाम रखा गया। कोर्ट में यामाटो ने अपने सीरियल किलिंग की कहानी रखी। यामाटो ने कोर्ट से कहा कि वह एक स्मार्ट लड़की की वजह से पकड़ा गया, ना कि पुलिस की वजह से। उस लड़की में कोई खास बात थी जिसकी वजह से वो उसे टॉर्चर नहीं कर सका। कोर्ट ने यामाटो को दोषी ठहरा के मौत की सजा सुनाई। वो लेटर पढ़ के मसाया क्यूरियस होता है कि यामाटो उससे क्यों मिलना चाहता है। मसाया के कॉलेज में पढ़ने वाली अकारी उसे बहुत पसंद करती है। अब मसाया जेल जाता है और यामाटो से मिलता है। यामाटो उससे कहता है, 7 साल पहले तुम मेरी बेकरी में आया करते थे, फिर तुमने आना बंद किया। मसाया बताता है कि वो दूसरे शहर की स्कूल में पढ़ने गया था। यामाटो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मैंने क्या किया है, मुझे जेल क्यों हुई है? मसाया कहता है, हाँ, तुमने 24 लड़कियों का मर्डर किया है। वह यामाटो से पूछता है कि क्या कभी उसके दिमाग में मसाया को मारने का भी ख्याल आया करता था जब वो उसकी बेकरी में आया करता था? यामाटो कहता है, नहीं, मैं सिर्फ 17 से 18 साल के बीच के स्टूडेंट को ही मारता था। तब तुम 14 साल के थे। तुम में मैं अपने आप को देखता था। कुछ दिन के बाद मुझे फांसी होगी। कोर्ट में मैंने अपने गुनाह मान लिए हैं, मगर एक बात मैं कभी मान नहीं सकता, मुझ पे 24 मर्डर का इल्ज़ाम रखा गया, मगर मैंने सिर्फ 23 यानी 23 मर्डर किए हैं, 24 नहीं। उस जिस 26 साल की लेडी का मर्डर हुआ है वो मैंने नहीं किया, वह मर्डर मुझ पे थोपा गया है। यामाटो चाहता है कि मसाया उस लड़की के असली किलर को ढूंढे। यामाटो मसाया से कहता है कि अगर वह उसके वकील से मिलेगा तो उसे केस के बारे में सब डिटेल्स मिल जाएगी। मसाया जेल से घर लौट रहा होता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजीब शख्स से होती है। वो भी शायद जेल में किसी से मिलने आया था। अब मसाया समूरा नाम के उस लॉ फर्म में जाता है जिन्होंने यामाटो का केस कोर्ट में लड़ा था। वह उस फर्म में इंटर्नशिप लेता है। अब मसाया यामाटो की केस के फोटो निकाल के अपने नोट्स बनाता है। उन्हें स्टडी करके मसाया को पता चलता है कि यामाटो सबसे पहले अपने शिकार से पहचान बनाता था, फिर उनका विश्वास जीतता था, फिर मौका देख के उन्हें बेहोश करके अपने स्मोक रूम ले आता था, जहां टॉर्चर करके वो उन्हें मार देता था। सभी विक्टिम ब्रिलियंट कॉलेज स्टूडेंट थे। अब मसाया उस नेजू नाम की 26 साल की लड़की पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसका मर्डर यामाटो के कहने के हिसाब से उसने नहीं किया है। नेजू एक मेडिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में काम करती थी। यहाँ कॉलेज में अकारी मसाया को एक पार्टी का इन्विटेशन देती है, मगर शाम को मसाया जब वहाँ पहुँचता है तो अकारी के एरोगेंट दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, तो मसाया वो पार्टी छोड़ के वहाँ से चला जाता है। रात को मसाया अपना समूरा फर्म का विजिटिंग कार्ड बनाता है और दूसरे दिन बस से उस जगह जाता है जहाँ नेजू का मर्डर हुआ था। उस रात नेजू को बुरी तरह टॉर्चर करके मर्डर किया गया था। मसाया को केस स्टडी से पता चलता है कि यामाटो अपने सभी विक्टिम के नाखून निकाला करता था, मगर नेजू के नाखून निकाले नहीं गए थे। यामाटो के सभी विक्टिम के बॉडी रिमेन्स उसकी गार्डन से बरामद किए गए थे, मगर नेजू की बॉडी दूर जंगल में पाई गई। एक लेडी मसाया को उस स्पॉट तक लेके जाती है। उस लेडी से मसाया को पता चलता है कि एक लड़की जैसे दिखने वाला लड़का अक्सर इस स्पॉट पे आया करता है। यामाटो की स्टाइल से नेजू का मर्डर मेल नहीं खा रहा है। दूसरे दिन मसाया जेल जाके यामाटो से मिलता है। वो उससे कहता है कि नेजू का मर्डर प्री प्लान नहीं था, ओवर इमोशनल होके वो मर्डर किया गया था। यामाटो के हर 2 मर्डर के बीच में 100 दिन का फासला होता था।
मगर ये मर्डर पिछले मर्डर के 1 महीने बाद यानी 30 दिन बाद किया गया था। तो मसाया मान जाता है कि नेजू का मर्डर यामाटो ने नहीं किया। यामाटो मसाया से कहता है कि किसी और का मर्डर वो अपने सर लेके क्यों मरे। तो अब मसाया नेजू की कलीग से मिलता है। वो बताती है कि नेजू को साफ सफाई का फोबिया था, जिसे जर्माफोबे कहते हैं, और शायद इसीलिए किलर ने उसे कीचड़ में टॉर्चर करके मारा। मसाया की इन्वेस्टिगेशन पे यामाटो खुश होता है और उसे हिदायत देता है कि वो सावधानी बरते, क्योंकि वो असली किलर बाहर आजाद घूम रहा है। यामाटो की इस केयरिंग से मसाया को वो दिन याद आते हैं जब वो यामाटो की बेकरी में जाया करता था। तब यामाटो उसे बड़े प्यार से पेश आया करता था। अब मसाया यामाटो के घर को विजिट देता है। यामाटो का पड़ोसी उससे कहता है कि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि यामाटो एक सीरियल किलर है। मसाया उस स्मोक हाउस को देखता है जहां यामाटो ने उन 23 लोगों का मर्डर किया था। आखिरी बार जब वह लड़की भागी थी तब यामाटो ने अपने हाथों से उस स्मोक हाउस को जला के सबूत मिटाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुआ था। अब दूसरे दिन मसाया नेजू के बॉस से मिलता है। बॉस बताता है कि जब नेजू का मर्डर हुआ तब वो उसके दोस्तों के साथ था, जिसका उसके पास प्रूफ है, तो अब उस पर भी शक नहीं किया जा सकता। तभी हमें दिखाई देता है कि वही बाल वाला अजीब शख्स मसाया पे नजर रखे हुए है। या मसाया के घर में उसकी माँ साफ सफाई कर रही होती है कि एक बॉक्स में मसाया को एक ग्रुप फोटो दिखता है जिसमें जवानी का यामाटो नजर आ रहा है, जिसके साथ एक लड़की भी है। मसाया को समझ में नहीं आता वो फोटो उसके घर कैसे आया। यामाटो के फाइल से उसे पता चलता है कि फोटो में बीच में जो मिडल एज औरत खड़ी है उस औरत का नाम किरी है, जो एक शेल्टर हाउस चलाया करती थी। अब वह जिंदा नहीं है। उसने यामाटो को एडॉप्ट किया था और उसी औरत ने यामाटो को बेकरी ओपन करने में भी मदद की थी। यामाटो को बचपन में उसके फादर एब्यूज किया करते थे, तो किरी ने उसे सहारा दिया। अब मसाया किरी शेल्टर होम के एक वॉलेंटियर मेंबर से मिलता है जिसका नाम ताकीरा है। वो बताता है कि 20-22 साल पहले यामाटो भी उसके साथ काम करता था। वह सेल्फिश एरोगेंट बच्चों को कंट्रोल करना जानता था, मगर उसका तरीका प्यार वाला नहीं होता था। यामाटो का अपना एक फॉर्मूला था। वह सबसे बिगड़े बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट देता था, उसे लीडर बना देता था, जिससे बाकी के बच्चे उस बच्चे से जलने लगते थे, जिससे सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा बाकी बच्चों से अलग अकेला पड़ जाता था। धीरे धीरे उसका इम्पोर्टेंस खत्म होता था। यामाटो शेल्टर होम का हीरो था। अब मसाया ताकीरा को वो 22 साल पुराना फोटो दिखा के पूछता है कि यामाटो के पास खड़ी वो लड़की कौन है। ताकीरा बताता है वो एरिको है। वह नाम सुन के मसाया शॉक होता है। ताकीरा बताता है कि एरिको यामाटो के काफी करीब थी, मगर एक दिन वो प्रेग्नेंट हो गई तो किरी ने उसे शेल्टर होम से निकाल दिया। एरिको के बच्चे का बाप कौन था कोई नहीं जानता था। मसाया समझ जाता है कि एरिको के उस नाजायज बच्चे का बाप यामाटो ही हो सकता है, जिससे मसाया पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। अब मसाया जेल जाके यामाटो से मिलता है और सीधा उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पिता हो। जी हाँ, दरअसल वह एरिको कोई और नहीं बल्कि मसाया की माँ होती है। मसाया यामाटो से कहता है मैं आज समझा कि मेरे डैडी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। वो मेरी माँ को एक नौकरानी की तरह ट्रीट क्यों करते हैं। यामाटो बताता है बचपन में जब तुम्हारे डैडी तुम्हें मारा करते थे तब तुम मेरी बेकरी में आया करते थे। मसाया बताता है मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, शायद इसलिए मेरे डैडी मुझे मारा करते थे। यामाटो उससे कहता है पढ़ाई से हर किसी को मापा तोला नहीं जा सकता, तुम में कुछ तो स्पेशल है। उस वक्त जब भी मैं तुमसे मिलता था मुझे मेरा बचपन याद आता था। मसाया यामाटो से पूछता है क्या आप मेरे फादर हो। अब यामाटो भी इमोशनल होता है मगर जवाब नहीं दे पाता। अगले दिन दादी की मेमोरियल से लौटते वक्त मसाया अपनी माँ से कहता है कि वह यामाटो से मिला था। वह सुन के उसकी माँ यानी एरी को शौक होती है। माँ से उसे पता चलता है कि बचपन में वह भी एब्यूज का शिकार हुई थी। उसने सुसाइड करने की कोशिश की तो किरी ने उसके शेल्टर होम में उसे सहारा दिया। मसाया उससे कहता है कि शेल्टर होम में तुम यामाटो के काफी करीब थी। एरी को मान जाती है कि वह उस वक्त प्रेग्नेंट हुई थी, तभी यामाटो ने ही उसकी देखभाल की थी, उसे सहारा दिया था। अब एरी को चाहती है कि मसाया ये बात उसके पिता को ना बताए। वो इसमें से कुछ नहीं जानते, क्योंकि जब वो बुरी हालत में थी तब उसके पिता ने यानी फुजिनो ने उससे शादी की, उसे अपनाया। मसाया अपनी माँ से पूछता है कि उसका असली पिता कौन है, यामाटो या फुजिनो, मगर एरी को जवाब नहीं देती। वो मसाया से इतना ही कहती है कि तुम तुम्हारे डैडी के लड़के हो। उस पर मसाया उससे कहता है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनका मर्डर करूं। मसाया का जवाब सुन के एरी को शौक होती है। यामाटो के केस की रिपोर्ट पढ़ते वक्त मसाया को पता चलता है कि किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यामाटो ने नेजू का मर्डर किया है। उस आदमी ने कोर्ट में आके इसकी गवाही भी दी। उस आदमी की आइडेंटिटी छुपाई गई। केस रिपोर्ट से मसाया को पता चलता है कि उस आदमी का नाम इसुकी है। इसुकी जब 10 साल का था तब वह यामाटो के कनेक्शन में आया। बचपन में इसुकी और उसके भाई दाइची में हमेशा मारपीट होती थी। इसुकी कमजोर की तरह दाइची का मार सहन करता था। यामाटो ने इसुकी का हौसला बढ़ाने के लिए
उसे उसके भाई को मारने के लिए उकसाया, उसका ब्रेन वॉश किया, जिसमें दोनों घायल हुए थे। मसाया अपने बॉस से कहता है कि इसका मतलब है इसुकी यामाटो का विक्टिम था, तो उसकी गवाही किसी दूसरे केस में मायने नहीं रखती। बदले की भावना से नेजू का मर्डर यामाटो पे डाला होगा। बॉस बताता है कि यामाटो बचपन से ही किलर की मेंटेलिटी रखता था। उस वक्त भी उसने एक लड़की को मारने की कोशिश की थी। हालात यामाटो के खिलाफ थे, तो इसुकी की गवाही को सच माना गया। मसाया अपने बॉस से कहता है, तुम यामाटो के वकील थे और तुम ही उसके खिलाफ बोल रहे हो, तुम्हें अपने क्लाइंट पे विश्वास रखना चाहिए। मसाया की बातें सुनकर बॉस गुस्सा होता है और उसे इंटर्नशिप से निकाल देता है। अब मसाया उस कंपनी में जाता है जहाँ इसुकी जॉब करता था। इसुकी का कलीग बताता है कि इसुकी ब्रिलियंट था, वो इंजीनियर था, मगर वो हमेशा किसी स्ट्रेस में होता था। बचपन में वो उसके डैडी के गुस्से का शिकार बना था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे जख्म के निशान पड़ गए थे। उन्हें छुपाने के लिए उसने लड़कियों जैसे बाल बढ़ाए, जिसको लेके ऑफिस में सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो एक लड़की को दिल ही दिल में चाहता था। मसाया को पता चलता है कि इसुकी नेजू को चाहता था और शायद उसी ने नेजू का मर्डर किया है। इसुकी को उसके डैडी बचपन में एब्यूज किया करते थे, तो यामाटो ने अपना फॉर्मूला उस पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिससे इसुकी वायलेंट बनता गया। उसके कोई दोस्त नहीं बने, वो डिप्रेस और अकेला हो गया और इन्हीं हालात में शायद उससे नेजू का मर्डर हुआ। अब मसाया भी अपने आप को इसुकी की जगह देखने लगता है। बचपन में पिता से एब्यूज होना, कोई दोस्त न होना, उसे अकारी में नेजू दिखने लगती है। रात को घर लौटते वक्त रास्ते में उसका एक आदमी से झगड़ा होता है, तो अब मसाया उस आदमी को जान से मारने की कोशिश करता है, मगर आइन वक्त पे वह अपने आप को कंट्रोल करता है। वहाँ से घर लौटता है तो रास्ते में उसे अकारी मिलती है। मसाया को उस हालत में देख के वह हैरान होती है। वह उसके हाथ के जख्म को चाटती है। उसकी वह हरकत देख के मसाया पूरी तरह शॉक होता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी मसाया के फ़ोन पे इसुकी के कलीग का मैसेज आता है। उसने इसुकी का फ़ोटो भेजा होता है। इसुकी का वो फ़ोटो देख के मसाया को याद आता है कि वो वही अजीब आदमी है जो उसे उस दिन जेल से निकलते वक्त रास्ते में मिला था। अब मसाया फिर से उस जगह जाता है जहाँ नेजू का मर्डर हुआ था। वहाँ वो उस लेडी को इसुकी का फ़ोटो दिखाता है, तो वो लेडी पहचान जाती है कि इसुकी वही शख्स है जो आए दिन मर्डर वाली जगह को विजिट करता है। अब मसाया भी उस जगह जाता है कि तभी वहाँ पे इसुकी आता है। इसुकी को देख के मसाया भागने लगता है, मगर इसुकी उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और मसाया से कहता है कि नेजू की मर्डर का जिम्मेदार वो है। अब मसाया यामाटो को मिलने फिर से जेल जाता है। मसाया उससे कहता है कि वो जान गया है नेजू का मर्डर किसने किया। वह सुन के यामाटो एक्साइट होता है। मसाया बताता है कि वह इसुकी से मिला था। इसुकी ने उसे पूरी स्टोरी बताई है। जब इसुकी 10 साल का था और तुम 20 साल के थे, तब तुम उसके और उसके भाई के साथ एक गेम खेला करते थे, जिसे तुमने पेन गेम का नाम दिया। कौन ज्यादा से ज्यादा पेन यानी दर्द सहन कर सकता है, यही तुम्हारा गेम था। तुम्हारे कहने पे दोनों भाई एक दूसरे को दर्द पहुंचाने लगे। तुमने अपने टॉर्चर फार्मूला से इसुकी का ब्रेन वॉश किया। तुमने उसे अपनी तरह मर्डरर बनाने की कोशिश की, मगर इसुकी वैसा लड़का नहीं था। वो अपने भाई को गहरी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, तो वो और टूटता चला गया। जिंदगी में पहली बार तुम्हारा पेन गेम का फॉर्मूला फेल हुआ, तो तुमने हथियार अपने हाथ में लिया। तुमने उससे पूछा वो किसको दर्द पहुंचाना चाहता है। उसने वहां से गुजरती नेजू की तरफ उंगली उठाई। नेजू इसुकी से नफरत करती थी, तो तुमने नेजू को मार डाला और इसुकी को महसूस करवाया कि नेजू का मर्डरर वह है, तुम नहीं। तुम इसुकी को अपने मर्डर स्कूल का स्टूडेंट बनाना चाहते थे। जेल में आने के बाद भी तुम उसे लेटर लिख के मर्डर के लेसन देते रहे। अब मसाया यामाटो को वो लेटर दिखाता है जो उसने इसुकी को लिखे। लेटर में यामाटो ने इसुकी को धमकी दी होती है कि वो उसे जेल में आके मिले, वरना वो पुलिस को बताएगा कि नेजू के मर्डर में उसका भी हाथ है, जिससे बेचारा नेजू डिप्रेस हुआ। वह अपने आप को गिल्टी फील करने लगा। मसाया यामाटो से कहता है इसुकी जेल तो आया, मगर तुमसे नहीं मिला। तुम्हारी मर्डर स्कूल का वो स्टूडेंट नहीं बन पाया। अब यामाटो मसाया की तारीफ करता है कि जो पुलिस नहीं ढूंढ पाई उसे तुमने ढूंढा, मगर इसुको जैसे पागल ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। यामाटो मसाया से कहता है नेजू को इसुको ने ही किडनैप किया और जंगल ले जाके मर्डर किया और कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही देके नेजू के मर्डर में मुझे फंसाया। अब यामाटो मसाया का ब्रेन वॉश करने लगता है। वो मसाया से कहता है तुम बचपन से स्पेशल हो, तुम्हें भी बचपन में एब्यूज किया गया था, तुम्हें अपने आप में आत्मविश्वास जगाना जरूरी है। मगर मसाया उसकी बातों में नहीं फंसता। वो यामाटो से कहता है तुम ऐसे स्टूडेंट से हमेशा नफरत करते आए जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई दर्द महसूस नहीं किया, जिनकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रही, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें हमेशा दर्द दिया। इसीलिए तुमने उन 23 स्टूडेंट को किडनैप किया, उन्हें टॉर्चर करके दर्द महसूस करवाया, फिर ब्रूटली उनका मर्डर किया। तुमने अपनी भड़ास उन पे निकाली। तुमने दुनिया को 2 हिस्से में बांट दिया, एक
जो हमेशा खुशहाल रहे और दूसरे जो दुनिया की हैवानियत का शिकार बनते आए। तुमने ऐसे बदनसीब लड़कों को अपना स्टूडेंट बना के उनके जरिए खुशहाल लड़कों को मारने का प्लान बनाया। नेजुको इसुकी के कहने पे मार के तुमने उसे मर्डर का पार्ट देने की कोशिश की ताकि वो गिल्ट महसूस करे और तुम्हारे गेम में फंस जाए। मगर उसके अंदर के अच्छे इंसान ने उसे मर्डरर होने से बचाया। उसने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी। वो नहीं फंसा तो तुमने मुझे टारगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के बहाने तुमने मुझे मिलने बुलाया, मेरे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अब यामाटो अपना आखिरी हथियार निकालता है। वो मसाया से कहता है कि क्या तुम्हारी माँ ने बताया नहीं तुम्हारा पिता कौन है? मसाया कहता है वो जो कोई भी है मगर तुम डेफिनेटली नहीं हो। और रही मेरी माँ के उस प्रेगनेंसी की बात तो मुझे पता चल चुका है। वो बच्चा जन्म लेते ही मर चुका था। तुमने और मेरी माँ ने चोरी छुपे उसका अंतिम संस्कार किया। मसाया की बातें सुन के अब यामाटो गुस्सा होता है। वो उससे कहता है मैं तुम्हें स्पेशल समझ रहा था मगर तुम तो ऑर्डिनरी निकले। मैंने तुम्हारे दिमाग में ये बात बिठाई कि तुम मर्डरर के बेटे हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस दिया मगर तुम तो बुद्धू निकले। मसाया उससे कहता है तुम्हारे ब्रेन वॉश के चक्कर में आके मैंने एक आदमी का मर्डर करने की कोशिश भी की मगर आइन वक्त पे मेरे दिमाग ने कहा कि मैं तुम जैसे गंदे आदमी का बेटा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लेसन में वो दम नहीं जो किसी को मर्डरर बनाए, ना मुझे, ना इसुकी को, ना किसी को। तुम सबसे बड़े फेल्यूर साइको टीचर हो जो अपने आप को ग्रेट समझ रहा है। यामाटो मसाया से कहता है कि काश तुम मेरे बेटे होते। अब मसाया यामाटो से कहता है कि तुम विक्टिम के नाखूनों को भी शायद इसीलिए निकाला करते थे क्योंकि बचपन में तुम अपनी माँ के नाखूनों की तरफ ऑब्सेस हुए थे। मसाया को शक है कि शायद यामाटो ने उसकी माँ का भी मर्डर किया था, इसीलिए पकड़े जाने के पहले यामाटो ने उन विक्टिम के नाखूनों को नहर में बहा के अपने माँ को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उसकी तरफ से वो उसकी माँ का फेयरवेल रिचुअल था। अब हारा हुआ यामाटो उठ के चला जाता है। दूसरे दिन मसाया अकारी से मिलता है। उसके सर का बोझ अब पूरी तरह से उतर गया था। दोनों अकारी के घर आते हैं। तभी उसकी नज़र अकारी के नाखूनों की तरफ जाती है। वो उसके नाखूनों की तारीफ करता है तो अकारी उससे कहती है क्या तुम्हें उन्हें उखाड़ने का मन कर रहा है? उसकी बातें सुन के मसाया शॉक होता है। तभी वहां रखी अकारी के पर्स से लेटर्स नीचे गिरते हैं जो यामाटो ने अकारी को जेल से लिखे होते हैं। वो लेटर देख के मसाया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अकारी यामाटो के मर्डर स्कूल की स्टूडेंट बन चुकी थी जो उसे लेटर के जरिए मर्डर के लेसन दिया करता था। मसाया अकारी को देखता है तो उसे अकारी की आंखों में एक सीरियल किलर की चमक दिखाई देती है। यहाँ राज खुलता है कि यामाटो के घर से भागी हुई वह आखिरी लड़की अकारी ही थी। दरअसल वह भागी नहीं थी, यामाटो ने उसे किडनैप किया। तो वह यामाटो के टॉर्चरिंग से एक्साइट हुई। पेन को फील करना उसे अच्छा लगता था। यामाटो ने उसमें एक सीरियल किलर को देखा जो उसकी शिक्षा को आगे चला सकती है तो उसने अकारी को छोड़ दिया। जेल जाने के बाद वह अकारी को मर्डर के लेसन देता रहा। मतलब यामाटो पूरी तरह फेल नहीं हुआ था। उसका मर्डर का फॉर्मूला अकारी के रूप में चल पड़ा था। मूवी यहाँ खत्म होती है। कमेंट में ज़रूर बताना और नए व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूँगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि नई नई मूवी आपके सामने लाने का हमारा जोश बना रहे। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।